साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मैं बता रहा हूँ। उनके बारे उनकी उनकी अ, उनका जो हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण था उसको हमने बता दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने बता दिया है। और अब हम उनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। उनकी रचनाओं में हम सबसे पहले उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने उनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विस्तृत वर्णन कर दिया है। और आज के प्रसंग में हमने उनकी रचनाओं में उनका दूसरा उपन्यास चारुचंद्र लेखा के बारे में चर्चा करूंगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिलेक्शन तभी होगा आपका, आप कहीं नियुक्ति तभी पाएंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे उस विषय में। बाकी तो बहुत से रास्ते हैं, माध्यम हैं, लोग काम करवा लेते हैं हाथ पांव मार करके गलत तरीकों से। बाद में लोगों को कहते हैं कि अरे यार देखो, मैं तो ऐसे शॉर्टकट में पास हो गया। उनकी बातों पर मत जाइए। आपका सिलेक्शन तभी होगा, सबके भाग्य एक बराबर नहीं। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नहीं तो आप अगर 91 मिल जाती है तो आप 89 90 पर भी रह जाएंगे। 91 कभी नहीं हो पाएगा, जिंदगी बीत जाएगी। 91 तभी होगा जब आप संपूर्ण पढ़े पढ़े रहेंगे। इसलिए आप लोग संपूर्ण पढ़िए। मैं इसलिए रखा हूँ संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। मेरी वीडियो 105 से ऊपर जा रही है, 107 वीडियो करीब हो गई है। और अभी तक मैं इन 107 वीडियो में हमने जितनी विषय है हिंदी साहित्य, हिंदी से संबंधित, हिंदी जो टीजीटी पीजीटी में, उसकी हमने भूमिका बांधने में इतनी वीडियो बना दिया है। सोचिए, उसकी भूमिका बांधने में 105-7 वीडियो बन गई है। और इसी भूमिका, यही भूमिका अगर आप पढ़ लेते हैं, बाकी तो आप लोगों को बहुत जगह शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन यही भूमिका अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं यही भूमिका आपको 2-4 प्रश्न बढ़ा देगी। और यही 2-4 प्रश्न आपका सिलेक्शन करा देगी। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं 90 प्रश्न कर रहा हूँ या 110 प्रश्न कर रहा हूँ। उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसीलिए नाम रखा है संपूर्ण हिंदी साहित्य। मैं संपूर्ण पढ़ाऊंगा, कहीं एक लाइन नहीं छोड़ूंगा। जिसको शॉर्टकट अगर चाहिए तो कहीं और से पढ़ लेगा, अगर हमारे यहाँ पढ़ना होगा तो मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो आइए आज के विषय में मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका उपनाम वैद्यनाथ द्विवेदी भी है, उनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं के बारे में हम उनके उपन्यासों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में चर्चा कर दिया है। यह उपन्यास विधा की रचना, उनकी पहली रचना, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा यानी कि बाणभट्ट के बारे में आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिस कैथराइन द्वारा, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाली ईसाई परिवार की थी, उनके द्वारा जो पांडुलिपियां खोजी गई थी, उनको उनके द्वारा लिखे गए जो लेख थे, उन्हीं लेखों के आधार पर उनकी यानी कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। अब अगला उपन्यास है उनका चारुचंद्र लेखा। चारुचंद्र लेखा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह उपन्यास सन 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, सबसे पहला पूछता कि चारुचंद्र लेखा किसका उपन्यास। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, चारुचंद्र लेखा। यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो चारुचंद्र लेखा का प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में हुआ था। यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। कौन? चारुचंद्र लेखा। तो आइए दोस्तों, इसको मैं लिख लिख करके बता दे रहा हूँ, आप लिखते जाइए, मैं नोट कराते जाता हूँ, बोलते जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करिए। तो चारुचंद्र लेखा उपन्यास सबसे पहले आप जान लीजिए
ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में हुआ था। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि यह किस शैली में लिखा गया है। तो चारुचंद्र लेखा कई बार पूछा है, यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो आइए दोस्तों, आप सभी को मैं इसको विस्तार से समझा देता हूँ चारुचंद्र लेखा के बारे में। ठीक है। आइए जानते हैं चारुचंद्र लेखा। चारुचंद्र लेखा क्या है? यह उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में हुआ था। चारुचंद्र लेखा की जो शैली है, इसकी शैली क्या है? यह आत्मकथात्मक शैली में है। आत्मकथात्मक आत्मकथात्मक शैली में है। इसकी जो शैली है, अर्थात जैसे आत्मकथा लिखी जाती है, उसी तरह से उसी शैली में इसको लिखा गया है। तो यह चारुचंद्र लेखा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी कथा सातवाहनों द्वारा लिखी गई है। ठीक है, शैली में सातवाहनों द्वारा, सातवाहन द्वारा लिखित। ठीक है, इसकी जो कथा है, ठीक है, इस कथा को सातवाहनों ने लिखा है। तो इसकी कथा सातवाहनों द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, ये आत्मकथात्मक शैली है में है, और इसकी कथा को सातवाहनों ने लिखा है। ठीक है, उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने उपन्यास चारुचंद्र लेखा में ढाला है। तो इसकी कथा सातवाहनों द्वारा लिखी गई है। यह पूछा, कई बार पूछा, पिछली बार भी पूछा था, याद रखिएगा। तो इनकी जो कथा है चारुचंद्र लेखा की, वह सातवाहनों द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके पहले हमने जो बाण भट्ट की आत्मकथा बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि यह जीवन मूल्य प्रेम परक, जीवन मूल्य प्रेम पर ऐतिहासिक उपन्यास था। उपन्यास है। उसमें 3 पात्र रहे प्रमुख पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा में, बाण भट्ट, भट्टनी और निपुणिका। निपुणिका ने की न्यूनिया, जो कि शूद्र शूद्र थी। और बाण भट्ट की आत्मकथा को हमने बताया था 20 उच्छ्वासों में लिखा गया, तथा उसे अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते नाम से शुरू किया गया है। अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते नाम से शुरू किया गया, तथा इसका प्रथम नाम बाण भट्ट की आत्मकथा था। अथ बाण भट्ट की आत्मकथा, कुछ खास विशेषताएं उसकी थी, हमने बता दिया। और यह चारुचंद्र लेखा के बारे में, यह आत्मकथात्मक शैली में, तथा यह सातवाहनों द्वारा, इसकी इसकी कथा जो है वह सातवाहनों द्वारा लिखी गई है। याद रखिए, मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्रबंध चिंतामणि में वर्णित चंद्रलेखा की कथा को द्विवेदी जी ने आधार बनाया। ठीक है, आचार्य द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी ने जो जिस चारुचंद्र लेखा का आधार कहाँ से लिया है, ठीक है, तो आधार स्रोत इसे कहते हैं इस ग्रंथ का आधार स्रोत। तो पहले पूछेगा कि इसकी कथा किसने लिखा, तो सातवाहनों द्वारा इसकी कथा लिखी गई है आत्मकथात्मक शैली में। और द्विवेदी जी ने इसका आधार स्रोत कहाँ से लिया है, तो एक प्रबंध चिंतामणि है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, जिसके संपादक रहे हैं मुनि जिन विजय। ठीक है, मुनि जिन विजय। मुनि जिन विजय का ग्रंथ है
प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, मुनि जिनविजय ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ का संपादन किया। उसमें चंद्रलेखा की कथा, इस प्रबंध चिंतामणि में चंद्रलेखा की कथा, इस प्रबंध चिंतामणि में, जो कि इनका ग्रंथ किसका, मुनि जिनविजय का है, इन्होंने संपादित किया है। तो मुनि जिनविजय द्वारा संपादित ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में कथा है चंद्रलेखा की कथा। इसी कथा को आचार्य द्विवेदी ने चारु चंद्रलेखा के लिए आधार स्रोत लिया है। इन्होंने चंद्रलेखा की कथा से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका आधार स्रोत लिया है, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ जिसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया था, उसमें चंद्रलेखा की कथा का वर्णन है। उसी चंद्रलेखा कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधार बनाया है अपने ग्रंथ का। अब आइए इसको तो लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, इसमें क्या वर्णन है, कुछ विशेष वर्णन इसके बारे में उन्होंने लिखा है। आप पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ाना तो संभव नहीं है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, लेकिन मूल चीजें जो पूछता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसका आधार स्रोत चंद्रलेखा की कथा, जो कि प्रबंध चिंतामणि में वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ का संपादन मुनि जिनविजय ने किया, और इसी में चंद्रलेखा कथा है। इसी कथा से को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेखा उपन्यास का आधार स्रोत लिया है। इसमें इसकी जो शार्ट कहानी स्टोरी है उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि पहले राजा मोजा लोग, जो छोटे भी राजा हुआ करते थे, तो उसमें लोग आखेट किया करते थे, यानी कि जंगलों में जाकर के जंगली जानवरों को मारते थे, मारकर उन्हें उसको खाने का काम करते थे। तो आखेट में जब आखेट करने निकले राजा, तो उसमें चंद्रलेखा तथा सातवाहन मिलते हैं। सातवाहन तथा चंद्रलेखा का मिलन होता है, ठीक। आखेट में, याद लिखिए, आखेट में, आखेट मतलब हो गया वही जंगल में जो जंगली जीवों को मारना, हमने भोजन के लिए का शौक था पहले। शौक के लिए जंगलों में जंगली जीवों को मारते थे। उसी से जंगलों के बीच में वो लोग एक पार्टी बनाते थे। तो आखेट करने गए थे सातवाहन तथा चंद्रलेखा, सातवाहन गए थे। उसी आखेट में सातवाहन तथा चंद्रलेखा का मिलन होता है। आखेट में आखेट करने जाते हैं राजा, सातवाहन जाते हैं, वहीं पे चंद्रलेखा से मिलन होता है। आखेट पे सातवाहन तथा चंद्रलेखा का मिलन, एक घटना ये हो गई। एक घटना ये होगी, आखेट में जाते हैं, उसमें जब पढ़ेंगे आप, तो आखेट में जाते हैं सातवाहन, वहाँ चंद्रलेखा से इनका मिलन हो जाता है। तो आखेट में ये घटना ये हो गई। इसमें सारांश पढ़ना चाहेंगे तो इसी तरह से बताएंगे हम आपको। तो आखेट में सातवाहन तथा चंद्रलेखा का मिलन होता है। सातवाहन रूप, व्यक्तित्व तथा मधुर वाणी से प्रभावित होकर चंद्रलेखा से विवाह कर लेता है। तो चंद्रलेखा के बारे में थोड़ा इसमें भी लिखा गया है कि यह क्या है। चंद्रलेखा रूपवती है। चंद्रलेखा क्या है, यह रूपवती है। रूपवती मतलब बहुत खूबसूरत है चंद्रलेखा, ठीक है। इसका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है, सुंदर व्यक्तित्व, ठीक है। चंद्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर, बात करने का ढंग बहुत अच्छा है। उसकी वाणी क्या है, बहुत मधुर वाणी है, ठीक है, मधुर वाणी। तो चंद्रलेखा की विशेषता ये है, ठीक है, ठीक है, विशेषता। तो चंद्रलेखा में सातवाहन जो है आखेट करते हुए जब चंद्रलेखा से मिला, देखा कि बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर है चंद्रलेखा, खूबसूरत देखने में लगती है।
उसका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है, यानी कि बहुत घमंडी भी नहीं है या बहुत टेढ़ा नहीं बोलती है, रूखा-रूखा नहीं बोलती है। उसका चंद्रलेखा का व्यक्तित्व भी बहुत ही सुंदर है और वो जब बोलती है तो ऐसा लगता है, उनको लगता है कि उसके मुख से गुलाबों की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, यानी कि उसकी वाणी बहुत मधुर प्रतीत होती है, इन्हें लगती है सातवाहन को और इसी से प्रभावित होकर के सातवाहन चंद्रलेखा से विवाह कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है? तो सातवाहन उसके रूप पर, उसके सुंदर व्यक्तित्व पर, उसके मधुर वाणी पर प्रभावित होकर के सातवाहन चंद्रलेखा से मिलने के बाद मिलन तथा विवाह लिख लीजिए, ठीक? इससे प्रभावित होकर के वह विवाह कर लेते हैं। एक घटना ये हो गई। पहले तो ये घटना हो गई, इनके मिलन होता है, फिर सातवाहन इनके रूप पर, इनके सुंदर व्यक्तित्व व मधुर वाणी पर प्रभावित होकर के उससे विवाह कर लेते हैं। एक घटना ये हो गई। 2 घटना हो गई कि आखेट करने जाते हैं जंगल में, जंगली जीवों को मारने इसलिए मारते थे कि वो अय्याशी करते थे जाकर जंगलों में, रात भर पार्टियाँ करते थे, तो वहाँ पर आखेट करते ही सातवाहन और चंद्रलेखा का मिलन होता है। मिलन में सातवाहन को चंद्रलेखा बहुत सुंदर लगती है, उसकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, तो उसी से वो विवाह कर लेते हैं। ठीक है? तो मधुर वाणी से प्रभावित होकर चंद्रलेखा से विवाह कर लेते हैं। यह उपन्यास इसके बारे में जो हमने तैयार किया है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो उसकी कहानी तो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन हमने जितना जरूरत है, जितना प्रश्न बनता है, उसके अनुसार बना दिया है। ठीक है? उसके बाद अगला हमने जो बनाया है उसमें कि यह उपन्यास उस युग की जड़ता तोड़ने के बहाने काल निरपेक्ष रूप से देश में नए उत्साह का संचार करता है। एक जो उपन्यास इसकी विशेषता है, कभी-कभी पूछता है, ठीक है? इसकी क्या विशेषता है? यह उपन्यास जिस युग में चारुचंद्र सातवाहन रहे, उस युग की बात बताता है कि क्या बताता है कि उस युग की जड़ता तोड़ने के बहाने, उस युग में जो जड़ता थी, जड़ता यानी कि किसी बात को लेकर किसी बात पर अटक हो जाना, उससे आगे न पीछे जाना, उस जड़ता को तोड़ने, हुँ? जड़ता कहीं तोड़ने आने की कोई प्रतिबंध लगा दिया गया हो कि यही करना है, यही सुनना है, यही बैठना है, यही खाना है, यही बैठना है, तो उसका विरोध कर देना। उस जड़ता को, उस युग की जो जड़ता थी, उसको तोड़ने के बहाने काल निरपेक्ष, यानी कि काल निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना होना, जो सही है उसी के यानी कि काल के पक्ष में रूप से देश में नए उत्साह का संचार करता है। तो यह उपन्यास लिख लीजिएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में पूछता है, ये स्टेटमेंट पूछता है। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, पूछता है, ये नेट जेआरएफ में पूछता है खास तौर से कि इसके बारे में पूछता है कि ये सही है गलत है, कहता है कि इसमें से कौन सही है, तो ये सही बात है कि यह उपन्यास उस युग की जड़ता तोड़ने के बहाने, युग की जड़ता तोड़ने के बहाने, तोड़ने के बहाने, ये स्टेटमेंट जो पीजीटी देंगे उसमें पूछता है या तो हाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आता है या नेट जेआरएफ होता है उसमें पूछता है कि ये इसमें ये सही है गलत है, इसमें टीजीटी नहीं पूछ सकता, क्या दिक्कत है? पूछ देगा उपचार्य चंद्रलेखा की विशेषता है, तो लिखता है यह उपन्यास उस युग की जड़ता को, जड़ता तोड़ने के बहाने, उस युग की जड़ता तोड़ने के बहाने काल निरपेक्ष रूप से, ये बना प्रश्न बना इसलिए मैं डाल दिया हूं, काल निरपेक्ष रूप से, यहां तक आ रहा है ना, काल निरपेक्ष रूप से देश में नए उत्साह का संचार करता है। देश में, लिख लीजिए इसको, नए उत्साह का संचार करता है। इसको पढ़ने में लग रहा है कि बेकार चीजें लिखा गया है, लेकिन ये इस तरह से स्टेटमेंट पूछता है। जब बड़े एग्जामों में जाएंगे तो वहां स्टेटमेंट इस तरह से पूछता है कि यह सही है गलत है बताइए। यह अच्छा, ये उपन्यास इस तरह से रहेगा, तो यह 4 गो उपन्यास दे देगा, पूछ देगा कि यह स्टेटमेंट किस उपन्यास के बारे में कहा गया है, किस उपन्यास के बारे में को इंगित कर रहा है, ये भी पूछ देगा। तो यह उपन्यास चारुचंद्र लेखा के बारे में, यह जो है, यह कथन चारुचंद्र लेखा के बारे में कह रहा है। ठीक है?
या ऐसा पूछ सकता है कि यह सही यह चारु चंद्रलेखा के बारे में यह स्टेटमेंट गलत है कि सही है? तो यही उसमें 3 हो गए जो कि गलत होंगे, एक यही सही होगा कि यह उपन्यास उस युग की यानी कि चारु चंद्रलेखा उपन्यास उस युग की जड़ता तोड़ने के बहाने काल निरपेक्ष रूप से देश में नए उत्साह का संचार करता है। यह बात सही है। बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है? इस तरह से प्रश्न बनेगा। ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? आगे आइए आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है? मिटा दे रहा हूँ, मैं रोक दे रहा हूँ वीडियो थोड़ी देर तक, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास के बारे में। हमने बता दिया इसका मूल तो वही है कि इस उपन्यास में सातवाहन और चंद्रलेखा मिलते हैं, वहाँ उनसे प्रभावित होकर के विवाह होता है, उसी का पूरा वर्णन है। आगे भी वर्णन कुछ है। इसके बाद जो विशेष है मैं बता दे रहा हूँ कि यह उपन्यास जो चार चंद्रलेखा उस युग की जड़ता को यानी कि कट्टरता को का विरोध करता है। इस उपन्यास की एक और विशेषता है कि यह प्रतीक कथा है। ठीक है? यह उपन्यास प्रतीक है। प्रतीक याद रखिएगा, प्रतीक कथा है। ठीक है? यानी कि यह उपन्यास प्रतीक कथा है। पूछता है यह कि प्रतीक है क्या है, तो पूछता है इनका चारों उपन्यास दे देगा। चारु चंद्रलेखा, बाण भट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा नामदास का पोथा, चारों दे देगा। पूछ देगा इसमें प्रतीक कथा कौन सी है, तो चारु चंद्रलेखा इनका उपन्यास जो है ग्रंथ, यह एक प्रतीक कथा है। याद रखिएगा। एक तरह से ये पूछ देगा या चारु चंद्रलेखा लिख देगा, इसमें चार ऑप्शन या प्रतीक है या ये वो है ये वो करके दे देगा। ठीक है? तो 4 ठहराएगा, तो याद रखिएगा। तो यह प्रतीक है। प्रतीक का मतलब समझ ना, चिन्ह। प्रतीक का मतलब हो गया चिन्ह, यानी झुकाव, किधर के झुकाव आपका है, प्रतीक है। यह प्रतीक कथा याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कर लेंगे बहुत है। तो आत्मकथात्मक शैली में सात महानों द्वारा लिखित कथा या एक कथा है जो कि प्रतीक कथा है। कथाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है? तो कथाओं में यह प्रतीक कथा है। इस उपन्यास की एक और विशेषता है कि इसमें जो दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया कि उस युग में समस्त जीवन विकृत धर्म और कुत्सित राजनीति का गुलाम है। ठीक है? उपन्यास की एक और विशेषता क्या है, इस उपन्यास में क्या दर्शाया गया है कि उस युग में उस उस युग में याद रखिएगा, इस उपन्यास में जो दर्शाया गया, कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब सातवाहनों का युग जब रहा है, सातवाहनों के युग में, तो सातवाहनों के युग की बातें इसमें बताई गई। तो उसमें क्या बताया गया इस उपन्यास में, याद रखिएगा। तो विशेषता है इस उपन्यास की। ठीक है? पूछता है कि 2 लाइन में बताइए कि उपन्यास क्या उस युग के बारे में क्या बताता है। तो यह उपन्यास क्या बताता है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि उस युग में समस्त जीवन समस्त जीवन यह क्या बताता है, ये उपन्यास कह रहा है कि उस युग में, जिस युग की कहानी है चारु चंद्रलेखा की, उस युग में समस्त जीवन विकृत धर्म विकृत धर्म विकृत धर्म का मतलब होता है एक स्वीकृत धर्म, एक विकृत धर्म। विकृत धर्म जिसमें विकार पैदा हो जाता है, ऐसे धर्म जिनमें तमाम तरह के ब्रह्माडंबर, जिस प्रकार से कहेंगे तो अंधविश्वास तमाम तरह के जो फैलाए जाते हैं देश धर्म में, और वो धर्म अपने मूल मूल विचारधारा से जब बिखर जाता है और गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, हर एक जो धर्म के बारे में यानी कि मनुष्यता के बारे में जो कही गई बात होती है, उस मनुष्यता के विरुद्ध जाकर के मनुष्यता को गुलाम बनाने के लिए, उसको अंध अंधी दुनिया में ले जाने के लिए जब काम किया जाने लगता है उस धर्म में, तो वो धर्म क्या होता है, विकृत हो जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चांदू चंद्रलेखा के माध्यम से बताया है, उस युग में जो समस्त जीवन था, ठीक है, इस युग की कहानी है, तो समस्त जीवन विकृत धर्म मतलब धर्म, अब धर्म क्या पथ भ्रष्ट हो गया था। पथ भ्रष्ट धर्म और कुत्सित राजनीति का गुलाम है।
हर एक व्यक्ति जो समस्त जीवन यानी कि उस युग में जो भी व्यक्ति जीवन है, एक-एक व्यक्ति चाहे पुरुष चाहे महिला जो भी रहे हों उसमें, उस समय के उसमें जनजीवन जो रहा है इस अ, सातवाहन के समय, सातवाहन के राज में, उसमें क्या धर्म विकृत हो गया था। हुँ? जो जो वहाँ रहने वाले संपूर्ण प्राणियों का स्त्री-पुरुष ये 2 ही प्राणी होते हैं। तो उस युग में समस्त जीवन विकृत धर्म और कुत्सित राजनीति का गुलाम है तथा कुत्सित, कुत्सित समझ ही गए होंगे। कुत्सित मतलब हो गया जब राजनीति अपने स्वार्थ के लिए होने लगती है, जब राजा अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगता है, तो कुत्सित हो जाती है यानी कि अ, राजा विपक्ष को की बातें नहीं सुनता, जनता की बातें नहीं सुनता, चाहे अधिकारी हो, सभी जो राजनीति से जुड़े हैं, सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए जब काम करने लगते हैं, जनता के हित की बातें नहीं करते हैं, तो वह राजनीति क्या होती है? कुत्सित हो जाती है। कुत्सित राजनीति, ठीक है? कुत्सित राजनीति का गुलाम है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। पूरे उपन्यास की बातें इतनी में कह दी गई है कि उपन्यास में क्या कहा गया, पूछता है कोई ना कि चारु चंद्रलेखा उपन्यास में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा क्या कहा गया है। चारु चंद्रलेखा उपन्यास में क्या कहा गया है कि साफ-साफ कहा गया कि समस्त जीवन, इस चारु चंद्रलेखा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उस समय यानी कि सातवाहनों के समय जिस युग का ये उपन्यास है, चारु चंद्रलेखा उपन्यास है, इस उपन्यास उस समय का जो स्थिति है, स्त्री-पुरुष यानी कि समस्त जीवन की जो स्थिति है, तो जो समस्त जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति, पूरी जनता विकृत धर्म यानी कि ऐसा धर्म जो पथभ्रष्ट हो गया हो, जिसने सभी बुराइयों को स्वीकार कर लिया, तो सारी चीज इस जीवन पे भी बुराई थोपेगा। जो विकृत धर्म है तो विकृत बुराइयां समस्त जीवन पर थोपेगा। तथा कुत्सित राजनीति, कुत्सित राजनीति में जलन की भावना, एक दूसरे से जलन की भावना रखना, तो आए दिन कुछ न कुछ जो सही लोग हैं उनके साथ भी गलत काम कर जाना। तो इस उपन्यास में साफ-साफ कहा गया कि सारा जीवन विकृत धर्म तथा कुत्सित राजनीति का गुलाम है। साफ रखिए, हर एक व्यक्ति धर्म का गुलाम है या फिर राजनीति का गुलाम है। धर्म कौन सा धर्म? विकृत धर्म का गुलाम है। विकृत धर्म है यानी कि ऐसा धर्म जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसमें सारी बुराइयां आ गई, जिसको धर्म कहता है कि इसको त्यागो, जैसे धर्म कहता है कि सत्य बोलो, तो विकृत धर्म का मतलब सदा झूठ बोलो, जो भी करना हो, मजे लेना हो तो झूठ बोलो, अब खाओ पियो मस्त रहो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है? ये हो गया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उसी तरह से विकृत धर्म के भी जो है कि सारी बुराइयां जो त्याग कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो इसने भी जबरदस्ती इस पर थोप दिया था उस समय का आम व्यक्ति को। इस धर्म ने और इस राजनीति ने, दोनों ने हर व्यक्ति को क्या बना दिया था? गुलाम बना दिया था। हर व्यक्ति गलत धर्म का, गलत राजनीति का गुलाम था। साफ-साफ इस उपन्यास का निचोड़ बताया गया एक लाइन में कि उपन्यास में है क्या? कोई पूछता है ना कि है क्या? इस उपन्यास में उस समय के समस्त जीवन, इस उस युग में समस्त जीवन विकृत धर्म तथा कुत्सित राजनीति का गुलाम है। ठीक है? इतना ही कुछ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप इतनी बतिया समझे रहेंगे, तो अगर कुछ पूछता है, कोई स्टेटमेंट कभी-कभी पूछता है ना, जिसको आप नहीं पढ़े होंगे, देखिए इतना जानते हैं कि हर व्यक्ति विकृत धर्म यानी कि बुरा धर्म, जिस धर्म ने झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, पाप करना शुरू कर दिया हो, उस धर्म का समस्त जीवन गुलाम है। ऐसी राजनीति जो जो ज्वलन की भावना से की जाती है, जबकि जनता के हित की भावना से न की जाती हो, इन दोनों विकारों का ये गुलाम है समस्त जीवन। ठीक है? इतनी बात आप जानते हैं तो कोई स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति को देखेंगे कि जबरदस्ती ये लोग थोप देते हैं। इसमें इससे पहले हमने ये भी बता दिया कि जड़ता को तोड़ने के लिए, ठीक है? जड़ता को तोड़ने हमने एक शब्द का प्रयोग, जड़ता यानी कि जड़ता क्या? धर्म ने कह दिया कि स्त्री पुरुष मतलब जब पंडित जी या कोई घर के लोग सेट करेंगे तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं कर सकता। लेकिन सातवाहन और चंद्रलेखा विवाह कर लेते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, प्रेम को मानते हैं, धर्म की जगह प्रेम को। ये कहता है कि नहीं, जो बाप ने कह दिया वही होगा।
ये कट्टरता थी, कट्टरता को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, सतवाहन चंद्रलेखा का जब विवाह होता है, उसमें साफ साफ हमने बताया है उस युग के बारे में कि ये इस उपन्यास के बहाने, जड़ता को तोड़ने के बहाने काल निरपेक्ष रूप से देश में नए उत्साह का संचार है। नए उत्साह का मतलब जब ये जड़ता टूटती है, विकृत धर्म जब खत्म होता है, उसकी राजनीति जब खत्म होती है, तो जनता में क्या होता है, नया उत्साह फैलता है। उत्साह मतलब जनता जिसकी गुलाम है, अगर गुलामी से उसकी गुलामी की जंजीर जब टूट जाती है जनता की, तो जनता में क्या उत्साह फैलता है। तो हमने बताया ना उपन्यास में जड़ता को तोड़ने के लिए काम किया किसने, सातवाहन और चंद्रलेखा ने। चंद्रलेखा सातवाहन ने जब शादी कर लिया, तो जनता की जो 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 कट्टरता थी धर्म की, वो टूट गई वहां। हम्म कुत्सित राजनीति को भी इन्होंने कुचलने का काम किया सातवाहनों ने। ठीक है, तो साफ साफ इस उपन्यास में बताया कि जड़ता को तोड़ने का काम किया गया उस युग। उस युग में जड़ता थी यानी कट्टरता थी, उस कट्टरता का विरोध है। ठीक, कैसी जड़ता थी कि विकृत धर्म और कुत्सित राजनीति का गुलाम था हर व्यक्ति, इस गुलामी को तोड़ने का काम किया गया। ठीक है, चारू चंद्रलेखा। तो इस उपन्यास का जो समस्त कहेंगे तो पूरी की बात जान लिया कि आप उपन्यास में कहा क्या गया, बस इतनी बात कही गई है। ठीक है, जड़ता को तोड़ा गया है, उस समय विकृत धर्म और कुत्सित राजनीति का हर व्यक्ति गुलाम था। ठीक, और उसी गुलामी को तोड़ा गया है इस कहानी के माध्यम से, उस जड़ता को तोड़ा गया। तो समझ गए होंगे, अब इतनी कहानी समझ गए। अब इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट पूछेगा तो उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट्टरता और उस कुत्सित राजनीति को तोड़ने, जड़ता को तोड़ने, हम समझ गए हैं, तो उसको अंदाजा ला सकते हैं इसका अर्थ यही होगा, इसका उत्तर ये होगा। ठीक, तो हमने इसका मूल सारांश आपको बता दिया। इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, उसको कथन है, उसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। यह कथन है किसका, आप लोग को पहले मैं बता दे रहा हूं, अगर दिमाग में होगा तो बताइएगा, नहीं तो पहले मैं पहले कथन लिख दे रहा हूं, उसके बाद बताइए किसका कथन है ये। यह कथन है, क्या कथन है कि चारु चंद्रलेखा उपन्यास, चारु चंद्रलेखा, चारु चंद्र लेखा अद्भुत उपन्यास है। ये पूछा है एक बार, इसलिए मैं डाल दिया है। चारु चंद्रलेखा अद्भुत उपन्यास है जो मध्यकालीन भारत की, जो मध्यकालीन भारत की, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता कई बार पूछा है। चारु चंद्रलेखा अद्भुत उपन्यास है जो मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधनाओं का, तांत्रिक साधनाओं का, मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधनाओं का आलेख व प्रेम कहानी है। आलेख व प्रेम कहानी है। अब ये बताइए दिमाग में है किसी के, किसने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये, बार बार पूछा गया, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट कि चारु चंद्रलेखा, पूछता कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। ठीक है, चारु चंद्रलेखा अद्भुत उपन्यास है जो मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधनाओं का आलेख व प्रेम कहानी, प्रेम कहानी यानी कि चंद्रलेखा सातवाहन की प्रेम कहानी हो गई। तांत्रिक साधनाएं, हमने अभी बताया आपको, धर्म विकृत हो गया था, कुत्सित राजनीति कुत्सित हो गई थी, तो यही तांत्रिक साधनाएं जो तंत्र के माध्यम से चलाई जाती थी। ठीक है, इसके बारे में साथ में बता दिया गया कि पूरा का पूरा उस युग कैसा था, या उपन्यास क्या था, उपन्यास में कहा क्या गया, तो यही कहा गया है कि चारु चंद्रलेखा में क्या है, तांत्रिक साधनाओं तथा प्रेम कहानी है, बस साफ साफ, यानी कि यही विकृत शब्द, तांत्रिक जो तंत्र विद्या के माध्यम से स्वर्ग नरक और अमीरी गरीबी और जो भी आपके समस्या को खत्म करने की जो बार बार लोग चैलेंज करते हैं, तो वही विकृत धर्म था। विकृत धर्म हमने बताया पहले, तो इसके बारे में, चारु चंद्रलेखा के बारे में यह स्टेटमेंट किसने कहा है बताइए, किसी के दिमाग में है। तो दोस्तों
चलिए मैं बता दे रहा हूँ यह किसने कहा है, यह स्टेटमेंट यह नवल किशोर शर्मा ने कहा है। नवल किशोर शर्मा। याद रखिएगा, पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चारु चंद्रलेखा अद्भुत उपन्यास है जो मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधनाओं का आलेख व प्रेम कहानी है। तो यह किसने कहा? डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने कहा है। तो वही हमने कहा, बताया ना इससे पहले, विकृत धर्म। जो विकृत धर्म वही था तांत्रिक साधनाओं का जो आलेख, मतलब आलेख जानते हैं, आलेख सुलेख जानते ही है, लिखना आलेख, और यह प्रेम कहानी है। तो याद रखिएगा कि चारु चंद्रलेखा क्या है? यह प्रतीक कथा है तथा प्रेम कहानी भी है। याद रखिएगा, और मध्यकालीन जड़ता को तोड़ती भी है। विकृत धर्म उस समय जड़ता कैसी थी? जड़ता कैसी थी पूछता, कि जड़ पूछेगा कि जड़ता कैसी, मध्यकालीन जड़ता कैसी थी, क्या थी? तो क्या थी कि हर व्यक्ति जो बुरा धर्म था और बुरी राजनीति थी उसका गुलाम था। ठीक है, यही विकृत जड़ता थी। तो उसी जड़ता को तोड़ने के लिए, तोड़ने का काम चारु चंद्रलेखा की शादी के माध्यम से किया गया है। चारु चंद्रलेखा अद्भुत उपन्यास है जो कि मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधनाओं का आलेख व प्रेम कहानी है। यह डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा, इसीलिए कहा है। और हमने सारांश भी बता दिया है कि पूरा सारांश क्या है? प्रेम कथा है यह प्रतीक कथा है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, सातवाहनों द्वारा खुद लिखी गई है। तो सातवाहन और चंद्रलेखा मिलते हैं, उसका विवाह होता है, और उस समय की जो तंत्र साधनाएं आदि थी उसका विरोध होता है। यह प्रेम कहानी है, और जो कट्टरता थी उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। तो ये उपन्यास के बारे में बहुत विशेष बातें थी। आइए आगे इसके बारे में कुछ और बता देते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आइए दोस्तों, मिटा दिया हमने, आगे बढ़ते हैं कि इस उपन्यास के बारे में और कहा गया है कि विशेषता, इस उपन्यास की एक विशेषता और लिख लीजिए कि इसमें सामाजिक कर्मकांडी जड़ता है पूरे राज्य में। ठीक है, इस उपन्यास में कहा गया है कि पूरे राज्य में सामाजिक, सामाजिक समझ गए, समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो समाज के लोग हैं। सामाजिक कर्मकांडी जड़ता है, कर्म कांडी जड़ता है, जड़ता है। इस उपन्यास में कहा गया कि पूरे राज्य में सामाजिक कर्मकांडी जड़ता है, पूरा देश जड़ता और हीनता से ग्रस्त है। पूरा देश जड़ता, जड़ता मतलब कट्टरता हो गया, तथा हीनता से, हीनता से ग्रस्त है। ठीक है, याद रखिए, पूरा राज्य में सामाजिक कर्मकांडी जड़ता। इस उपन्यास में साफ साफ कहा गया है। इस उपन्यास की विशेषता में लिखवा रहा हूँ, जिसके बारे में पूछ सकता है। याद रखिएगा, पूछ जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है, ये इसमें सही है कि गलत है, या स्टेटमेंट किस उपन्यास के बारे में कहा गया है। तो चारों उपन्यास दे देगा इनका, तो उसमें यही उपन्यास चारु चंद्रलेखा में ही के बारे में कहा गया है ये। ठीक है, यह बात चारु चंद्रलेखा के बारे में सिद्ध होती है कि इस उपन्यास में कहा गया है कि पूरे राज्य में सामाजिक कर्मकांडी जड़ता है, पूरा देश जड़ता तथा हीनता से ग्रस्त है। जड़ता और हीनता समझ गए होंगे कि जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके अनुसार नहीं कर पाते हैं, करने में मजबूर हो जाते हैं, या कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आपको मजबूरी से करवाया जाता है गलत काम, तो आपके मन के अंदर हीनता की भावना आ जाती है। और जड़ता का मतलब हो गया कट्टरता, कि बाबा ने जो कह दिया सो कह दिया, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, फलाने ने कह दिया तो कह दिया, या मानना पड़ेगा। आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिला सकते। तो इस उपन्यास में एक बात और कही गई कि साफ साफ कहा गया, पूरे राज्य में सामाजिक कर्मकांडी जड़ता है, पूरा देश जड़ता तथा हीनता से ग्रस्त है। इसकी प्रमुख विशेषता एक और ये भी है। अब आप लोग समझ गए हो कि ये उपन्यास क्या है, चारु चंद्रलेखा। ठीक है, एक और विशेषता इसकी है, लिख लीजिए। इस उपन्यास के बारे में पूछ सकता है, यह ग्रंथ चरित्र प्रधान है। यह ग्रंथ यानी कि चारु चंद्रलेखा क्या है? चरित्र प्रधान है, चरित्र प्रधान है। पूछ सकता है कि यह चरित्र प्रधान नहीं है
चरित्र प्रधान है या ये चारों में से 3 गो सही होंगे, तो यह चरित्र प्रधान भी है, याद रखिएगा। ये उपन्यास एक इस में ये भी पूछेगा पूरे राज्य में सामाजिक क्रमराज जनता है, पूरा देश जड़ता हिंसाग्रस्त है, यह गलत है, सही है, ये भी सही है। यह ग्रंथ चरित्र प्रधान है, ये भी सही है। इसमें एक होगा जो गलत होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। या यह उपन्यास चरित्र प्रधान है, तो चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? चंद्रलेखा, चारुचंद्रलेखा है। और भी उपन्यास शामिल होंगे, इस तरह पूछ देगा। ये जानते रहेंगे तो इसको मार देंगे, ठीक है। यह उपन्यास चरित्र प्रधान है। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि इसमें सबसे अच्छा चरित्र किसका है पूरे उपन्यास में? तो इसमें सबसे अच्छा चरित्र पूछ एक प्रश्न और बनता है कि ऐसे प्रश्न रहेगा कि चारुचंद्रलेखा उपन्यास में यह कैसा उपन्यास है? तो चारुचंद्रलेखा यह चरित्र प्रधान है और इसमें सबसे अच्छा चरित्र ऐसे पूछ देगा कि चारुचंद्रलेखा उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है, इसमें सबसे अच्छा चरित्र किसका है? तो इसमें सबसे अच्छा सबसे अच्छा चरित्र, अब हमने आपको बता ही दिया है कि पूरे उपन्यास के बारे में हमने बता दिया, तो इसमें बताइए सबसे अच्छा चरित्र किसका? आपका अंदाजा लगाइए थोड़ा सा कि किसका होगा। दोस्तों बताइए, नहीं बता रहे, चलिए बता रहा हूँ कि यह ग्रंथ चारुचंद्रलेखा चरित्र प्रधान ग्रंथ है। इसमें चार ही मूल रूप से देखेंगे, चार ही पात्र मिलेंगे आपको। एक जो विकृत धर्म के जो मठाधीश हैं, उसमें जो धर्म के ठेकेदार होंगे, एक तो हो गए कुछ राजनीतिज्ञ जो कि राजनीति भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, जनता के भलाई के लिए नहीं। तीसरा चरित्र हो गया सातवाहन और चौथा हो गया चंद्रलेखा। चार ही चरित्र मूल हैं, बाकी तो इसमें बहुत से मिलेंगे लेकिन ये मूल हैं। तो जो विकृत धर्म के लोग हैं, बाबा आदि लोग जो कि भ्रष्ट खुदे हैं, पथ भ्रष्ट हैं, पहले ही बता दिया उनका चरित्र ठीक नहीं है। राजनीतिज्ञ होंगे, उनका भी चरित्र ठीक नहीं, बचे 2 लोग। तो इसमें से साफ-साफ अक्सर लोग अगर नहीं जानते होंगे तो सभी, मुझे लगता है कि 100 में 100 लोग गलत मार के आएँगे। तो याद रखिएगा कि यह ग्रंथ चरित्र प्रधान है, किंतु ठीक है? किंतु किंतु इसमें किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। अब बताइए मैं सही कह रहा हूँ गलत? अगर 100 में 100 लोग हैं तो 100 लोग गलत मार के आएँगे। कोई सातवाहन को बताएगा, कोई चंद्रलेखा को बताएगा। साधु बाबा लोग, धर्म के ठेकेदार लोग ऐसे ही बेकार हैं, राजनीतिक लोग ऐसे ही बेकार हैं। किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। ये एक बार आया था, ऐसे सब लोग गलत मार के आए थे। पढ़े रहोगे तब ना जानोगे। यह ग्रंथ चरित्र प्रधान ग्रंथ है, किंतु इसमें किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। सभी सरी क्या पूरा का पूरा उपन्यास भ्रष्टाचार में लिखा गया है। इसमें किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग अक्सर जो मारेंगे उत्तर में, तो उसमें से 70 लोग तो कम से कम मार के आएंगे चंद्रलेखा को और 30 लोग मारेंगे सातवाहन को। अब बाकी एक थे केवल 70 नहीं, हमको लगता है कि 69 लोग मारेंगे। एक थे खाली मैं, यानी कि जो हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा पढ़ लेगा वो मार के आएगा। एक वही जो पढ़ेगा वो मार के आएगा किसको? किसी का चरित्र ठीक नहीं है। केवल एक वो पढ़ के वो मारेगा सही जो मेरा स्टूडेंट होगा, जो मेरा वीडियो पढ़ेगा। दोस्तों जो मेरी वीडियो पढ़ेगा वही एक व्यक्ति सही मार के आएगा। बाकी सभी में 100 में 99 लोग गलत, 99 लोग गलत मार के आएंगे इसको। अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आप देखेंगे तो पक्का देखेंगे इसको सही मार के आएंगे। याद रखिएगा, यह ग्रंथ चरित्र प्रधान ग्रंथ है, किंतु इसमें किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। इसमें पूछता है कि इसमें एक अन्य कहानी भी थोड़ी सी जोड़ी गई है, ठीक है। इसमें एक प्रकरण अन्य कहानी भी आ जाती है। तो इसमें कन्नौज के जयचंद के गढ़वार की कथा भी है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इसमें जो अतिरिक्त कहानी है थोड़ी सी, वो कन्नौज के गढ़वाड़ गढ़वार, हाँ,
जयचंद जयचंद की कथा भी है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें अतिरिक्त जो कथा है वो जयचंद गढ़वाल कन्नौज के थे, गढ़वाल जयचंद जयचंद गढ़वाल, तो उनका एक कथा इसमें भी थोड़ी सी कुछ दूर तक चलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये खास तौर से चारु चंद्रलेखा के बारे में आज हमने वर्णन किया विस्तार से। चारु चंद्रलेखा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि आत्मकथात्मक शैली में प्रतीक है। यह कर्मकांडों का विरोध करता है। उस युग में जिस प्रकार से विकृत धर्म और कुत्सित राजनीति के लोग गुलाम थे, उसकी जड़ता को तोड़ने का काम करता है उपन्यास। नवल किशोर जी ने भी यही बात कहा है, ठीक है। तो इस उपन्यास का के बारे में हमने विस्तार से, यानी कि चारु चंद्रलेखा के बारे में हमने सारी विशेषताएं लिखवा दिया। आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। उस समय की सामाजिक व्यवस्था जो थी वो कट्टरता की शिकार थी, वह हीन भावना से ग्रसित थी। इसमें चारु चंद्रलेखा में किसी का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन ये उपन्यास चरित्र प्रधान है। यह सही है। ऐसे पूछेगा कि इसमें ये उपन्यास चरित्र प्रधान है, इसमें किसी का चरित्र ठीक नहीं है, यह सही है गलत है। या ऐसे भी पूछ सकता है, यह उपन्यास चरित्र प्रधान है या किसका चरित्र ठीक है। इसमें किसी का चरित्र ठीक नहीं है। इस उपन्यास में एक अतिरिक्त कथा है, जयचंद की कथा, और यह उपन्यास 1963 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित करवाया था। ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में है, चारु चंद्रलेखा उपन्यास। तथा चारु चंद्रलेखा उपन्यास ये से हमने बताया कि यह सातवाहनों द्वारा लिखी गई एक कथा है। यह प्रतीकों में है। इसमें संकीर्णता का विरोध है, कट्टरता का विरोध है, उस युग की जड़ता तथा कुत्सित राजनीति के बारे में यह दर्शाता है। सातवाहन और चंद्रलेखा कथा जो लिखा, इनका आधार स्रोत हमने बता ही दिया आपको कहाँ से लिया गया है। तो आधार स्रोत जिसका लिया गया था, हमने बताया प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, जो कि मुनि जिन विजय ने संपादित किया था ग्रंथ। उसी प्रबंध चिंतामणि में चंद्रलेखा की कथा का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि में उसी चंद्रलेखा की कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधार स्रोत बनाया है चारु चंद्रलेखा उपन्यास में। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इसको विस्तार से पढ़िएगा, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला उपन्यास हम आपको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उनका उपन्यास है पुनर्नवा। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि मेरा चैनल पे, हमारे चैनल पे मैंने मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। तो अगले उपन्यास में मिलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा उपन्यास। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।